नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की अपनी हिंदी क्लास में सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के एक भाषण का अंश जो पूर्व के वीडियो में अपन पढ़ रहे थे और आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बताया है कि प्रजातंत्र की, डेमोक्रेसी की सफलता के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा। देखिए, एक बार शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। पूर्व के वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए जो पहली बात है वो है कि किसी भी व्यक्ति या दल को सदैव शासन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो प्रजातंत्र की सफलता के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बताया है वो ये है कि विपक्ष सशक्त होना चाहिए और सरकार को विपक्ष की बात सुननी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने बताई है कि अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार नहीं होना चाहिए। और जो अगली बात बताई वो थी कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। और एक बात और बताई थी कि देश के सभी नागरिकों को नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। जो भी नियम कानून बने हैं उन नियम कानूनों का सभी को पालन करना चाहिए। आज इससे आगे देखते हैं हम सभी कि अंतिम बात, ये इतनी सारी बातें प्रजातंत्र की सफलता के लिए बताई है, अंतिम बात क्या बता रहे हैं देखिए। अंतिम बात मेरे मत के अनुसार, यानी मेरे अनुसार, जिसके बिना प्रजातंत्र का काम नहीं चल सकता वह है कि लोगों में सार्वजनिक अंतरात्मा हो। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, आपको अंडरलाइन करना है, सार्वजनिक अंतरात्मा। सार्वजनिक अंतरात्मा क्या होती है? सार्वजनिक अंतरात्मा उसे कहते हैं कि जब किसी एक समुदाय पर कोई अत्याचार होता है तो बाकी के जो समुदाय है वो भी उस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए, तब तो हम कह देते हैं कि साहब यहाँ सार्वजनिक अंतरात्मा है। और यदि एक जाति या एक वर्ग के साथ कोई अत्याचार होता है और सिर्फ उसी जाति या वर्ग का व्यक्ति आवाज़ उठाता है, बाकी के वर्ग आवाज़ नहीं उठाते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि समाज में सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं है। साधारण शब्दों में इसको देखें तो ये है कि यदि किसी के साथ गलत होता है तो सबको मिलकर विरोध करना चाहिए। यदि सब मिलकर विरोध करते हैं तो अपन कह सकते हैं कि हाँ, इनमें सार्वजनिक अंतरात्मा है। और यदि जिस पर अत्याचार हो रहा है खाली वही विरोध करता है, इसका मतलब वहाँ सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं है। देखिए स्टूडेंट, सार्वजनिक अंतरात्मा जो है इसके संबंध में लेखक ने 2-3 उदाहरण दिए हैं, उन्हीं उदाहरणों से अपन इसे और पढ़ेंगे। देखिए, तो अंबेडकर जी कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ भी है जिसके बिना प्रजातंत्र का काम नहीं चल सकता है, वो है सार्वजनिक अंतरात्मा। यानी डेमोक्रेसी में सार्वजनिक अंतरात्मा होनी चाहिए कि किसी एक जाति वर्ग के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो सभी वर्गों को, सभी जातियों को उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ न कुछ अन्याय हर देश में होता है, लेकिन अन्याय की मात्रा समान नहीं होती है। कुछ देशों में अन्याय का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसे भी हैं जो अन्याय के बोझ से एकदम पिसे चले जा रहे हैं। बिना किसी कठिनाई के हम इंग्लैंड के यहूदियों की बात ले सकते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है इंग्लैंड। इंग्लैंड में यहूदी धर्म, जैसे अपने हिंदू मुस्लिम धर्म होते हैं वैसे यहूदी धर्म भी होता है। तो इंग्लैंड में जो यहूदी है उन यहूदियों का उदाहरण क्या दिया है? इन लोगों को कुछ ऐसे अन्यायों को सहन करना पड़ता है जिन्हें ईसाइयों को कभी सहन नहीं करना पड़ा। यानी
इंग्लैंड में ईसाई भी है और यहूदी भी है, और भी धर्मों के लोग हैं, लेकिन जो यहूदी हैं उन यहूदियों को बहुत से अन्याय और अत्याचारों को सहन करना पड़ता है जो शायद ईसाई नहीं करते हैं। इसका परिणाम यही हुआ कि इस अन्याय के विरुद्ध केवल यहूदी लोगों को ही संघर्ष करना पड़ता है। पढ़ा, इंग्लैंड के ईसाइयों ने कभी भी इनकी मदद नहीं की, यानी इंग्लैंड में यदि यहूदियों पर कोई अत्याचार होता है तो उस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ यहूदी उठाते हैं, ईसाई कभी भी उस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। इसका मतलब वहाँ पर सार्वजनिक अंतरात्मा का अभाव है। वास्तव में वे लोग तो इसको पसंद करते हैं, ईसाई तो, कि यहूदियों पर जितना अत्याचार हो उतना ही कम है और होना चाहिए। वास्तविक बात तो यह है कि वह इस अन्याय को पसंद करते थे। इंग्लैंड के एक ही आदमी ने यहूदियों की सहायता की, वह आदमी इंग्लैंड का बादशाह था। इस लाइन को भी आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। प्रश्न क्या बनेगा वो भी बताता हूँ। यह बात असाधारण लगेगी, भाई जब वहाँ की जनता ही आवाज़ नहीं उठा रही है तो वहाँ का राजा कैसे आवाज़ उठाएगा। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है देखिए। यह बात असाधारण है और इसका कारण भी असाधारण है, और वह यह था कि पुराने ईसाई कानून के अनुसार कोई यहूदी बच्चा अपने मृत पिता की जायदाद का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था, किसी और कारण से नहीं, केवल इसी कारण से कि वो यहूदी था, ईसाई नहीं था। जो भी बची कुची संपत्ति हो, राज्य की ओर से उसका हकदार राजा होने के कारण वह संपत्ति राजा के अधिकार में चली जाती थी। राजा को यह सब अच्छा लगता था, वह प्रसन्न था जब किसी मृत यहूदी की संतान अपना प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन लिए राजा के पास पहुंचती थी तो राजा उनके मृत पिता की जायदाद में से थोड़ा सा कुछ उसको दे देता था और शेष अपने लिए रख लेता था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कभी किसी अंग्रेज ने यहूदियों की मदद नहीं की और यहूदियों को अपनी मुक्ति, अपनी आज़ादी के लिए स्वयं संघर्ष करना पड़ा। सार्वजनिक अंतरात्मा के होने या न होने का यह एक उदाहरण है। हाँ, तो देखिए, सार्वजनिक अंतरात्मा का उदाहरण इंग्लैंड का अपन ने लिया था कि इंग्लैंड में यहूदियों पर कोई भी अत्याचार होता था तो यहूदी उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे, ईसाई कभी नहीं उठाते थे। हाँ, इंग्लैंड में यहूदियों के अत्याचार जो होते थे उनके खिलाफ यदि कोई मदद करता था, कोई सहायता करता था तो वो था इंग्लैंड का बादशाह। और वो क्यों करता था? क्योंकि वहाँ पुराना जो ईसाई कानून था उस कानून के अनुसार यदि कोई यहूदी मर जाता था तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो उसकी औलाद को, उनके बच्चों को नहीं मिलती थी, बल्कि राजा के अंडर चली जाती थी, बादशाह के हिस्से में आ जाती थी। इसलिए बादशाह उनकी मदद करता था। तो वो भी किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर करता था, ठीक है। तो यहूदियों को अपनी मुक्ति के लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ता था। अब आइए, सार्वजनिक अंतरात्मा, जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है कि सार्वजनिक अंतरात्मा उस अंतरात्मा को कह सकते हैं कि जो हर अन्याय को देखकर विचलित यानी दुखी होती हो। वह इस बात की परवाह नहीं करती कि उस अन्याय का शिकार किसे होना पड़ रहा है। ये इसकी डेफिनेशन है सार्वजनिक अंतरात्मा की, इसको अंडरलाइन कर लेना। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि एक प्रश्न आएगा कि इंग्लैंड में यहूदियों की सहायता कौन करता था और क्यों। इंग्लैंड में यहूदियों की सहायता इंग्लैंड का बादशाह करता था। क्यों? क्योंकि किसी यहूदी के मरने पर उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद बादशाह के हिस्से में या कब्जे में आ जाती थी। इस स्वार्थ से वो करता था, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि चाहे उसे व्यक्तिगत रूप से उन अन्याय से कष्ट होता हो या न होता हो, जो कोई भी उस अन्याय का भाजन यानी भोगने वाला हो, उसे इस अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाती है। उसे कहते हैं सार्वजनिक अंतरात्मा। अब दूसरा एग्जाम्पल है अफ्रीका का। पहला आया इंग्लैंड का, जहाँ सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है अफ्रीका का। ये ताज़ा उदाहरण है। वहाँ के लोग
कष्ट पा रहे हैं वे भारतीय हैं क्या? नहीं है क्या? बिल्कुल है साहब। अफ्रीका में भारतीयों के साथ भी बहुत अत्याचार होता था। श्वेत चमड़ी वालों को कुछ असुविधा नहीं है तो भी रेवरेंड स्कॉट जो श्वेत चमड़ी वाला है इस अन्याय के विरुद्ध अपनी पूरी ताकत खर्च कर रहा है। देखिए, अफ्रीका में रंग भेद की नीति है, गोरे लोग भी हैं और काले लोग भी हैं वहाँ पर। तो जो गोरे लोग हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और काले लोगों पर अत्याचार करते हैं। भारतीय भी वहाँ पर थे, भारतीय भी रंग के काले थे, इसलिए उन्हें भी ये सब कुछ सहन करना पड़ता था। लेकिन अफ्रीका का एक जो श्वेत चमड़ी वाला था यानी गोरा था, उसका नाम था रेवरेंड स्कॉट, जो खुद गोरा था लेकिन फिर भी कालों के ऊपर जब अत्याचार होता था तो उस अत्याचार के खिलाफ वो आवाज़ उठाता था। इसका मतलब अफ्रीका में सार्वजनिक अंतरात्मा है। पिछले दिनों मैंने पढ़ा है कि बहुत से लड़के लड़कियों ने जो स्वयं श्वेत जातियों के हैं, सफ़ेद, फिर भी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के संघर्ष में उन्होंने भाग लिया था। यानी भारतीय वहाँ पर आंदोलन करते थे, संघर्ष करते थे क्योंकि उनके साथ अत्याचार होता था। तो उस आंदोलन में जो सफ़ेद चमड़ी वाले लोग थे, जो गोरे थे, वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बनते थे। इसका मतलब वहाँ सार्वजनिक अंतरात्मा है। यही सार्वजनिक अंतरात्मा कहलाती है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे आपको फालतू में ही कष्ट पहुँचे, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम कितने भुलक्कड़ हैं। हम दक्षिणी अफ्रीका की चर्चा करते हैं, मैं अपने मन में सोचता हूँ कि हम जो दक्षिणी अफ्रीका की पृथक्करण यानी अलग, गोरे और काले अलग की नीति के विरुद्ध इतना बायबेला मचाते हैं, हो हल्लड़ करते हैं। जानते हैं हमारे हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है। इस लाइन को अंडरलाइन करना। अब देखो लेखक क्या कह रहा है। लेखक कह रहा है कि हम इंग्लैंड या अफ्रीका का उदाहरण क्यों लें, भारत के तो हर गांव में एक अफ्रीका है। अर्थात गांव में अमीर और गरीब का जो भेद है वो कायम था उस समय। अमीर लोग जो थे वो गरीबों पर अत्याचार करते थे और उस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ गरीब ही उठाता था, कोई अमीर उनके साथ नहीं आता था। इसलिए कहा गया है कि भारत के हर गांव में एक दक्षिणी अफ्रीका रहता है, वह वहाँ है, हमें केवल जाकर उसे देखने की ज़रूरत है। हर गांव में दक्षिणी अफ्रीका है, लेकिन तब भी मैंने शायद ही किसी को देखा हो जो स्वयं दलित वर्ग का न हो, लेकिन तब भी दलित वर्ग का पक्ष लेकर खड़ा हो जाता है। यानी जो दलित वर्ग के लोग थे उनके साथ जब अत्याचार होता था तो दलित ही आवाज़ उठाते थे, बाकी के लोग आवाज़ नहीं उठाते थे। इसका मतलब हमारे देश में भी सार्वजनिक अंतरात्मा का अभाव था BR अम्बेडकर जी के अनुसार, क्योंकि यहाँ सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं है। यही होता रहा तो हम अपने में और अपने भारत में ही कैद होकर रह जाएंगे। अल्पमत वाले जो इस अन्याय के तले पिस रहे हैं, माइनॉरिटी, बहुमत वालों से कभी किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेंगे जिससे वे इस अन्याय से मुक्त हो सकेंगे। इन सब से भी विद्रोह की भावना बढ़ती है जिससे फिर प्रजातंत्र को खतरा होता है। और जब किसी जाति या किसी धर्म विशेष के लोगों पर अत्याचार होता है तो वो लोग फिर उस देश के संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखते हैं और उससे लोकतंत्र कमज़ोर होता है। जो कुछ मैंने कहा वह कोई ऐसे पिटे पिटाए स्थिर सिद्धांत नहीं है जिनका किसी राजनीति शास्त्रज्ञ ने आविष्कार किया हो। भिन्न भिन्न देशों के राजनीतिक इतिहासों का अध्ययन करने से मेरे मन पर जो संस्कार पड़ा यह सब उसी का चित्र मात्र है। अम्बेडकर जी ने कहा है कि ये जो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई है, ठीक है, इन बातों का कहीं से कोई आविष्कार नहीं हुआ है। मैं तो हर देश में जाता हूँ, हर देश का इतिहास पढ़ता हूँ और वहाँ से जो कुछ मैंने देखा है वो मैंने आपको बताया है। मेरा विश्वास है कि प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक शर्तें हैं ये। तो देखिए ये सारी चीज़ें एक एक लाइन वाइज आपको याद होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये अपना पाठ था सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें, जो आज कंप्लीट हो गया है। इसके प्रश्न उत्तर अभी अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।